कि जाति और राजनीति का सवाल कितना कॉम्प्लेक्स है। उम्मीद तो यही थी कि राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति जब होगी तो ये सब चीज़ें खत्म होंगी, जाति भी और भी तरह के पिछड़ेपन खत्म होंगे। लेकिन एक्सपीरियंस क्या बता रहा है? एक्सपीरियंस बता रहा है कि उससे चीज़ें और मजबूत हुई। उस राजनीति ने अपनी जाति को मजबूत करो, जातियों की पहचान को मजबूत करो, और वोटर के रूप में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जाति का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है कि जाति और मजबूत होती जा रही है। ठीक है, तो राजनीति एज सच, राजनीति से जाति खत्म हो जाएगी ये मानने का कोई कारण, कौन सी राजनीति होगी जो जाति को खत्म करेगी, ये एक अलग सवाल है। अच्छा, अंतरजातीय विवाह का जहाँ तक सवाल है, ये तो बाबा साहब ने भी अपने समय में देख लिया था। देखिए, अनुलोम प्रतिलोम दो चीज़ें होती हैं। महिला अगर निम्न जाति से आई है तो परिवार उसको एक हद तक स्वीकार कर लेता है, लेकिन तब उस परिवार की जाति जो होती है वही उस महिला की जाति हो जाती है। जाति बिल्कुल नहीं टूटती है अंतरजातीय विवाह से। बस महिला को पुरुष की जाति दे दी जाती है, मिल जाती है, मान लिया जाता है, या बच्चों को वही जाति मिल जाती है। परिवार टूट सकता है, आपकी शादी टूट सकती है, जाति नहीं टूटती है। ये एक कठोर सच्चाई है। आप शादी भले कर लें, अंतरजातीय विवाह तो हो ही रहा है, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। पहले कम लोगों को मिलने जुलने का मौका था, अब ज्यादा लोगों को मिलने जुलने का मौका मिल रहा है, तो जाहिर संख्या बढ़ रही है। पर जाति का और धर्म का और वर्ग का जो दिमाग है, वो दिमाग शादी करने पे थोड़ी बदल जाएगा। वो बाद में शादी का एक पैशन होता है, लेकिन बाद में वो दिमाग तो वही हजारों साल पुराना है। वो सब चीजें उस संबंध को खत्म कर देती हैं, उससे फिर कोई पैशन, कोई भावना नहीं रह जाती। तो ये अंतरजातीय विवाह से हो जाएगा, जाति का उन्मूलन, ये भी बेकार की बात है। मैं अंतरजातीय विवाह का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जाति उन्मूलन उससे हो जाएगा। या कोई कहे कि हम अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करेंगे, उससे जाति टूट जाएगी, ये बिल्कुल खाब ख्याल है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अंत में बात वही है कि जो शिकार हैं लोग, जो उस उत्पीड़न के शिकार हैं, जो अनेक तरह के उत्पीड़न के शिकार हैं, उनको एजेंसी मिले, वो अपनी जिंदगी को बदलने लायक हों। वोट डालने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन वोट डाल के आप कुछ भी, किसी को भी वोट डाल दें। आप अपने गांव में क्या स्कूल खोल सकते हैं, आप क्या अस्पताल खोल सकते हैं, आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, है ना? तो ये बुनियादी चीजें हैं। ये सब मिले लोगों को खुद अपनी जिंदगी में वो कर सकें, तब जाके शायद चेंज होगा। लोगों के बीच बराबरी होगी तभी ये सब चीजें टूटेंगी। गैर बराबरी जब तक रहेगी तो हर चीज उसको मजबूत ही करेगी। एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा, और आवाज़ बुलंद तो नहीं है, इसलिए आप लोग को अपना कान भी थोड़ा बुलंद करना पड़ेगा सुनने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा। खास करके आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि परिवर्तन संसार का नियम है, और उम्मीद है इस पर विश्वास भी करते होंगे। हाँ हाँ, दोनों इसे कर रहा हूँ कि हम उस तक से शुरू करते हैं। अगर जाति पैदा हुई है, बनी हुई है, तो खत्म भी होगी। ये एक सामान्य चीज पर कोई तर्क देने की अलग से कोई बात नहीं है। सवाल इवन हम लोग जानते हैं, जिस समाज ने जाति को पैदा किया और एक स्टेबिलिटी दी, वो समाज बदल रहा है और जाति भी बदल रही है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो वही दुनिया नहीं है जहाँ 100 साल पहले थे। या ये कह लीजिए कि जो गांव की सोसाइटी है और दिल्ली की सोसाइटी, इसमें जाति एक ही ढंग की नहीं है। अगर सोशल चेंजेज आ रहे हैं तो जाति का विनाश अपरिहार्य है। सवाल ये है
सवाल ये है कि क्या सोशल चेंजेस जिस तरह से चल रहे हैं और जाति को जिस रूप में रूपांतरित कर रहे हैं, हम उसको होने दें या उसमें कुछ हस्तक्षेप करें। जातियां किसी न किसी रूप में ट्रांसफॉर्म होंगी, और जैसा सर कह रहे थे और जो बातें हैं, एक सच्चाई हमारे सामने दिख रही है कि उच्च जातियां उच्च वर्ग के रूप में ट्रांसफॉर्म होंगी और निम्न जातियां सर्वहारा में या निम्न वर्ग में ट्रांसफॉर्म होंगी और अपने साथ डोमिनेंस के दूसरे फॉर्म लेकर जाएंगी, साथ में कंटिन्यू करेगा। अब हमारा रोल ये हो सकता है कैसे हम उसमें दखल दें और उस डोमिनेंस का जो दूसरा फॉर्म कन्वर्ट होगा उसमें चेंज पैदा करें। दूसरी चीज, क्रांति अगर हो बहुत अच्छा है, हम सब चाहेंगे क्रांति हो। क्रांति ही से सब कुछ नहीं होता, और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हर कोशिश चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर भी की जा रही हो, दुनिया में बदलाव लाती है। दुनिया जुड़ी ही है और एक चेन रिएक्शन चलता है। सो आप अपने लेवल पर जो कुछ भी करते हैं, चीज़ें बदलती हैं। बड़ा बदलाव होगा कि नहीं वो दूसरी चीज़ है। कोशिश हम लोग करनी चाहिए सिस्टेमिक चेंज कहाँ से लाएं, क्योंकि ये संरचना है ना, व्यवस्था है। व्यवस्थागत बदलाव कहाँ से लाए जाएं, उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। उसमें राजनीति भी एक जरिया है, इकोनॉमी एक जरिया है, एजुकेशन एक जरिया है, तमाम फील्ड हैं, और हमें जो जगह मिलती है हमें उसमें काम करना है। सो उम्मीद की जा सकती है। Literary seminar, but is there some work on the lines where like D.R. Nagaraj work in Hindi contemporary criticism? That is one question that I thought I would ask and seek your clarification. Second, there are many possibilities, including that of the Marxist, Ambedkarite and Phule position explored by somebody like Sharad Patil and all, which is very relevant in terms of both this social criticism as well as, I guess, literary criticism. I thought this will be a seminar specifically on Hindi literary criticism, but I'm happy to hear your general views on that as well. So if it is not a trouble for any of you, please elaborate on that. Is there some real work happening on D.R. Nagaraj, Flaming Feet? आपने यहाँ पे mention किया, but I'm not sure. Like I've seen that kind of criticism in translation. I only read texts in English or Malayalam, so that is restricting my understanding. But if there is this kind of work happening in Hindi literary criticism, please do give some references. I would be greatly indebted by that. And also about Sharad Patil or any other kind of possibility where Marxism, Ambedkarwad and Phule thought are coming together. We have some, like minor attempts down south, especially trying to incorporate Ayodhya Narayana Guru, Periyar, and even Ayyan Kali, primarily from Kerala and Tamil Nadu. So if something like this is happening in Hindi literary criticism, I would like to know. Thank you. इसी कॉलेज के सर बोल रहे थे ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संघर्ष है वो थोड़ा बोलो तो मेरा सवाल है कि जो आरक्षण है वो गलत है क्या? ये उन्होंने नहीं कहा। सवाल अलग है। ये अंतर जातीय कास्ट पर जो अति हुआ है, जो ये शाहरुख खान है जो ये शादी किए हैं अंतर कास्ट की, तो उनका जो बाल बच्चा है वो किस कास्ट में माने जाएंगे? समाज में जो सवाल है या जो संघर्ष है वही एकेडमिक्स में या साहित्य में विमर्श बनता है। तो स्त्रियों का उत्पीड़न होगा तो स्त्री विमर्श बन जाएगा, दलितों का उत्पीड़न होगा, दलितों की लड़ाई होगी, संघर्ष होगा तो दलित विमर्श बनेगा। तो अगर किसी समाज में, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में, भारत में तो आप जानते ही हैं पक्का सेकुलरिज्म है, यहाँ तो कोई भेदभाव करता नहीं है, लेकिन अमेरिका में जैसे अगर मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह है, उत्पीड़न हो रहा है, तो वहाँ अगर मुसलमान उसका जवाब देना चाहेंगे तो मुस्लिम विमर्श ले आए, है ना।
या मान लीजिए म्यांमार में, बर्मा में, वहाँ बौद्ध लोग बहुमत में हैं, वहाँ भी कुछ मुसलमान हैं जिनको रोहिंग्या कहते हैं, तो उनको उत्पीड़न उनका होगा, उनको मारा काटा जाएगा, तो वहाँ पे वो विमर्श बन जाएगा। तो विमर्श हवा से नहीं आता, विमर्श समाज से आता है। अगर समाज में सवाल है तो विमर्श में आएगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। सर मैं उसके जवाब दे दूं। कैटेगराइजेशन बहुत बड़ा सवाल जी, उसके अंदर क्लास का क्वेश्चन है। शाहरुख खान और एक पंचर बना रहा है, मुसलमान दोनों एक नहीं है। स्त्री विमर्श उसके अंदर है, ठीक है। कास्ट विमर्श है मुस्लिम के अंदर। मैं जब पढ़ाता हूँ और अगर कोई बिहार यूपी का स्टूडेंट है तो उसको मुझे कास्ट समझाने में रत्ती भर देर नहीं लगता, वो ऑलरेडी एकदम क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज मैं एक असम का मुसलमान को समझाता हूँ तो बहुत टाइम लगता है उसको। तो उसके अंदर जो सारे सवाल हैं क्लास के, कास्ट के, इवन रिलीजन तो है ही, लेकिन रिलीजन के अंदर फिर सब कैटेगराइजेशन है। रीजन बहुत बड़ा एरिया है उसके अंदर, है ना। तो बहुत सारा चीज है उसके अंदर। विमर्श तो सारे विमर्श एक साथ चल रहे हैं। सवाल है कि विमर्श का रास्ता कहाँ है, वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक जोन है। आशुतोष सर भी बता रहे थे, सर भी यही बता रहे थे, प्रॉब्लम तो है और सबने हम सब ने अपना प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ढूंढ रखा है, लोकेट भी कर रखा। और सबसे बढ़िया चीज है कि हमने उसका सॉल्यूशन ही निकाला कि सामने वाला उसके लिए जिम्मेवार है। जो बाइनरी वाली बात है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टैंड है, उससे सोशल वोशल कुछ होना जाना नहीं है। इज इट क्लियर? विमर्श है और विमर्श के अंदर हजार विमर्श है। क्लियर हो गया? नहीं, मुसलमानों में विमर्श चल रहा है। जनरली एक लाइन में अपने स्टूडेंट को हमेशा कोट करता हूँ और शायद वो गलत भी हो सही भी हो, लेकिन मैं उससे सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एवरी रिलेशन इज ए पावर एंड इंटरेस्ट रिलेशन। और मैं समझता हूँ कि 90% जो कुछ भी कोई विमर्श हो इसी के दायरे में आता है, 10% एक्सेप्शंस की बात आती है। मुझे सारी लड़ाइयाँ चाहे जिस स्तर पे भी हो, वर्चस्व की लड़ाई नज़र आती है। मैंने एक ज़माने में दलित लिटरेचर का 8 महीना जम कर पढ़ा और फिर मैं वहीं अटक गया, जाटे वर्सेस वाल्मीकि, तू बड़ा है या मैं बड़ा, और फिर मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि अब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जब हर चीज़ वर्चस्व पे बात आती है, जेंडर क्वेश्चंस पे एक ही लाइन में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक ब्राह्मण महिला है, उसको महिला होने का दर्द समझ में आता है, लेकिन ब्राह्मण होने का वर्चस्व कि हम ऐसे पैदा हुए थे और वो इसको एंजॉय करने के लिए कभी उस स्टेटस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये समस्या इन जनरल सबके साथ है, सबके साथ। आप किसी को ले लें, है ना। ट्राइबल पॉलिटिक्स की अपनी समस्या है। आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बड़े सहज और अच्छे शब्दों में उदाहरण दे के सब एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सारा चीज़ वही खेल वही ख़त्म हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोशल जो फेनोमेना है वो किसी सोशल साइंटिस्ट के बस का है कि उसको सुधार सके। एक्सप्लेन करना, व्याख्या करनी अपनी जगह पे है। और इसलिए आपने एक बात कही धर्मवीर को कोट करते हुए कि उन्होंने कहा कि जाति खत्म तो नहीं होगी, तरीका यही है कि सब अपनी जाति को मजबूत करो। और यही हम प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह हर चीज़ पे देख रहे हैं। दूसरी बात, वो बाइनरी पे जब जितेंद्र जी बता रहे थे और सर ने भी, आशुतोष सर, बाइनरी तो एक ऐसा चीज़ है कि सही हो या गलत हो, हमने अपने सर्वाइवल के लिए जिया है, उसको ढूंढा है, उसको इन्वेंट किया है। आज इंडियन पॉलिटिक्स का एक लाइन बिना हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान किए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो होगा नहीं तो वो खुद खत्म हो जाएगी। जातियों के साथ भी यही है, स्त्री विमर्श के साथ, मतलब हर चीज़ में जो है। तो ये बाइनरी तो जैसे है ना कि हम लोग सोशल साइंस में एक लाइन बोलते हैं कि गॉड मे और मे नॉट एग्जिस्ट बट वी हैव क्रिएटेड गॉड फॉर आवर ऑल सर्वाइवल। तो उसी तरह बाइनरी तो पॉलिटिकल एक इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, जिसके थ्रू हमने, तो ये मेरा कमेंट था। एंड आई एम सो थैंकफुल ये मौका अभय जी ने दिया कि आप तीनों को हमने सुना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं देख रहा था कि बच्चे बड़ी सीरियसली 2 घंटे से सुन रहे हैं। थैंक यू। माइक खराब है, अभी आपकी आवाज़ बुलंद है। आवाज़ तो हमेशा से बुलंद रही है। ये भी वर्चस्व वाला मामला। आवाज़ यहाँ वर्चस्व की नहीं, पहुँच जाने की बात है। देखिए आप कंटेंट लास्ट तक पहुँच जानी चाहिए आवाज़, मतलब ये बात नहीं। देखिए ये जो समस्या सर जो आप कह रहे हैं, जाटो वर्सेस ये और ओबीसी में, ये अपर कास्ट, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है उसमें भी है।
वहाँ भी सरयू पावन ब्राह्मण है और वहाँ भी जो है वो सरयू पावन का कानकुब्ज ब्राह्मण है, सब जगह है। लेकिन ये सोच करके कि हम बिल्कुल हाथ पैर बांध करके बैठ जाएं कि कोई क्रांति होगी नहीं, कोई बदलाव होगा ही नहीं, ये भी एक गलत बात है। हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। और चीजें बदल रही है, ऐसी भी नहीं है। हम तो अपनी क्लास में बोलते हैं कि अंतर जाति और अंतर रिलीजन विवाह आप लोग कीजिए, आप लोगों का देश है। हम लोग तो अब है ना, अब तो तो हम लोग तो भाई आप तो, और जो आपके उम्र में हैं वो तो देश चलाएंगे नहीं, देश तो आप ही का है। तो इनको आप बनाइए या बिगाड़िए, ये आपका काम है, आपका देश है। तो ऐसा नहीं है सर कि इन द कमिंग टाइम, और शहरों में, गांवों में तो भले आजकल अंतरजातीय विवाहें नहीं होती हैं, लेकिन शहरों में हो रही हैं और चीजें टूट रही हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि एकदम बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह सारी चीजें हो जाए तो संभव नहीं है। हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं वाली नहीं है। और वहीं पर एक और संदर्भ समझने की जरूरत है कि जब जिसमें उस क्लास की चर्चा जहां साथी ने रखी, बहुत साफ साफ समझने की जरूरत है कि न सिर्फ उस जाति में जिसमें एक क्लास डेवलप हो रहा है, जहां हमारे साथी ने रखा कि हर जाति में वर्ग भी पैदा हो रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। और वहां उस वर्ग का हित क्या है, क्या उस जाति के हित के साथ है या दूसरी जाति के वर्ग के साथ उसका हित जुड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर दलित जाति में जो हाई क्लास है उसका हित कभी भी सवर्ण के, मतलब दलित के लोअर क्लास से नहीं होगा, बल्कि वो सवर्ण के हायर क्लास से ही उसका हित जुड़ेगा। और वही वो जो क्लास इंटरेस्ट है, हमारे साथी इसमें जरूर समझेंगे। और इस पूरे सेमिनार में एक चीज कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगा, और वो ये लगा कि जहां से खास करके भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो सोवियत रूस के विघटन के बाद संघर्ष की जगह जो विमर्श ने लिया है, और मैं इसी का टाइटल अगर बदल के इसी यूजीसी में भेजूं कि सामाजिक संघर्ष, कुछ प्रश्न कुछ चुनौतियां, तो शायद इस पर कोई भी सीधा रिजेक्शन मिलेगा। शायद हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से भी कहा जाएगा कि कहां संघर्ष की बात करते हो, विमर्श की बात करो। तो ये जो विमर्श है, आप देखेंगे कि खास करके 20वीं शताब्दी के आखिरी दौर में ये विमर्श जगह लेता है, और वो तलवार जी ने उसको एक अलग अर्थ देने का शुरुआत ही वहां से की कि जहां सामाजिक संघर्ष होगा वहीं से सामाजिक विमर्श भी निकलेगा। लेकिन ये जो सो कॉल्ड कोट एंड कोट विमर्श है, ये संघर्ष के लिए विमर्श नहीं है, बल्कि संघर्ष को खत्म करने के लिए एक विमर्श पैदा किया गया, अपना अपना विमर्श है। और इसीलिए उस अपने अपने विमर्श के कारण कभी भी इससे विकल्प निकलने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो अपनी अपनी मुक्ति की तलाश करता है, वो सामाजिक मुक्ति की तलाश नहीं करता। और नियोलिबरल पॉलिसी ने यही समझाया। इस एक जो पूरा का पूरा एक सामूहिक मुक्ति का, मानव मुक्ति का सवाल था, उसको अपनी अपनी मुक्ति में बदलने का काम किया। और ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, ये ग्लोबल थ्योरी के लेवल पर हम लोग देखते हैं, और उसी चीज को हमें समझ में रखना होगा। और मैं उम्मीद जरूर रखता हूं, मैं उनमें उम्मीद नहीं है कि जाति थी, है और रहेगी। कभी जाति नहीं भी थी और आगे कभी जाति नहीं भी रहेगी, ये भी मुझे उम्मीद है। और वही उम्मीद इस चीज से जुड़ी हुई है कि समाज अपने बदलाव में इन चीजों को जिस दिन भी एक रोड़ा पाएगा, उस रोड़े को वो आगे बदलेगा, झटके के साथ बदलेगा, और उस बदलने की संभावना मैं मानता हूं। और यहीं से मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए अपने साथी